तो मैं यहाँ पर बता रही थी कि मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। अब जैसे हमने v वाले की वेलोसिटी नहीं मानी, हम मान लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने मान ली, जो आना होगा वो आ जाएगा। मैंने कुछ भी डायरेक्शन नहीं सोची है, वो वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगी। 3 × 10 i कैप 2 × 20 j कैप × 5 × v। यहाँ से जो वेलोसिटी आ गई वो -6 i कैप -8 j कैप आ गई। फिर स्पीड पूछी है 5 kg ब्लॉक की, इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई, तो तीनों पार्टिकल्स की वजह से वेलोसिटी आई, तीनों पार्टिकल्स में बाद में वेलोसिटी आई है, उनकी वजह जिससे जितनी एनर्जी रिलीज़ हो गई वो मैं सबका प्लस करके लिख दूँगी। ये सिंपल आ गया होगा आपके लिए। फिर सर ने नेक्स्ट टॉपिक कोलिजन करवाया। कोलिजन भी 2 प्रकार का होता है, जैसे एक हेड ऑन कोलिजन होता है, ऑब्लिक कोलिजन होता है। अब मैं आपको हेड ऑन और ऑब्लिक का डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए, हेड ऑन कोलिजन में जो हम जिस वेलोसिटी से कोलाइड कर रहे हैं और लाइन ऑफ इम्पैक्ट और नॉर्मल वाली लाइन सेम होती है। जैसे कोई पार्टिकल है और यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से v वेलोसिटी से जा रहा है और इससे टक्कर हो गई, इसकी कोलिजन ऐसे ही हो गया, मतलब इससे जाके इसकी टक्कर हो गई ऐसे। तो देखिए इनकी कॉमन नॉर्मल लाइन ये थी, कॉमन नॉर्मल लाइन मतलब नॉर्मल लगने वाली, जब ये कोलिजन करेंगे तो आगे वाली पे बॉडी पे आगे नॉर्मल, पीछे वाली, तो कॉमन नॉर्मल लाइन तो यही थी। और इनकी पूरे वेलोसिटी का कंपोनेंट भी इधर ही है, मतलब वेलोसिटी भी इसी लाइन में लग रही है, तो ये हेड ऑन कोलिजन हुआ। कॉमन नॉर्मल लाइन को हम लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब टक्कर लगने वाली लाइन और टक्कर लगने वाली और उनके कॉमन नॉर्मल और इम्पैक्ट वाली लाइन अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हेड ऑन कोलिजन। अब ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, जैसे एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, अब ये v वेलोसिटी से इधर जा रही है, इसमें इससे टक्कर हो गई है, वैसे टक्कर हो गई, लेकिन इसकी कॉमन नॉर्मल इस बॉडी पे इधर लग रही होगा। टक्कर देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर, फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है टूवर्ड, इस पे नॉर्मल इधर, इस पे नॉर्मल इधर, लेकिन जो वेलोसिटी जा रही थी वो इस साइड जा रही थी। तो इनकी कॉमन नॉर्मल लाइन और वेलोसिटी वाली लाइन में कुछ एंगल है, तो दिस इज़ नॉट हेड ऑन कोलिजन, दिस इज़ ऑब्लिक कोलिजन। तो अगर कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली लाइन टक्कर वाली लाइन में आती, टक्कर वाली लाइन का इन द सेंस मैं ये अपनी तरफ से बोल रही हूँ, मतलब उसी वाली वेलोसिटी के लाइन में आ जाए तो वो हेड ऑन, अगर कुछ एंगल पे आए तो वो ऑब्लिक कोलिजन। अब जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ से बॉडी ब्लॉक गया, यहाँ से टक्कर हुई, इनमें नॉर्मल वाली लाइन ये है, कॉमन नॉर्मल वाली लाइन नॉर्मल जिस पे लग रहा है, और वेलोसिटी ये इसी डायरेक्शन में टक्कर हुई है, तो ये हेड ऑन कोलिजन। ये ऑब्लिक कोलिजन, वेलोसिटी इधर है, कॉमन नॉर्मल वाली लाइन ये है, तो ये कुछ एंगल पे है, तो ये ऑब्लिक कोलिजन। अब ये ड्रॉप किया मैंने, यहाँ से टक्कर हुई, जब टक्कर होगी तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, वो इस वाले पार्टिकल पे नॉर्मल ऊपर की तरफ, और इनकी वेलोसिटी इसी लाइन में है, तो ये हेड ऑन कोलिजन। अब वेलोसिटी ऐसे है, यहाँ पर टक्कर हुई तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा इस बॉडी पे, क्योंकि टूवर्ड्स दी बॉडी लगता है परपेंडिकुलर टू फ्लैट सरफेस। तो वेलोसिटी की लाइन ये है, कॉमन नॉर्मल लाइन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली ये है, तो ये ऑब्लिक कोलिजन हुआ। सेम है, वेलोसिटी पहले इधर थी, फिर बाद में कोलिजन के बाद इधर हो गई, तो मतलब जब टक्कर हुई तो कॉमन नॉर्मल वाली लाइन ये हुई ना, तो इस ऐसे लगेगा फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पर ऐसे नॉर्मल, तो ये कॉमन नॉर्मल वाली लाइन है, ये लाइन ऑफ कोलिजन वाली लाइन है, और यहाँ पर ये लाइन ऑफ, तो ये मतलब सेम डायरेक्शन लाइन में नहीं है, तो ये ऑब्लिक कोलिजन हुआ। अब हेड ऑन कोलिजन के बारे में सर ने आगे भी बहुत कुछ बताया, जैसे m1 मास की बॉडी है, u1 वेलोसिटी m2 वाली u2 से चल रही, कोलिजन हुआ। फिर m1 वाली v1 से चल रही है, m2 वाली v2 से चल रही है। कोलिजन की कंडीशन ये है कि u1 की वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए u2 से शुरू में, नहीं तो कोलिजन कैसे होगा। फिर जब कोलिजन होगा, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे कोलिजन हो रहा है, तो आगे वाले पे नॉर्मल आगे, पीछे वाले पे पीछे, और उस इंस्टेंट पे इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो गई। अगर मान लीजिए u1 थी u2 से टकराई,
तो बाद में इनकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे सेम हो गई, फिर एक की ज़्यादा हो गई, फिर एक की कम हो गई, तो एक आगे चला गया एक पीछे। तो मतलब जनरली ऐसा केस हो रहा है। जैसे मान लीजिए, क्योंकि वो इसलिए ऐसा हो रहा है, वो मैं आपको इधर डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे ये वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी टक्कर हुई, इसमें इसने इस पे नॉर्मल इधर लगाया, इसने इस पे नॉर्मल इधर लगाया। इसकी वेलोसिटी आगे थी u1 और इसकी थी u2। अब देखिए नॉर्मल इस पे पीछे लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है और इसकी वेलोसिटी को इसका नॉर्मल घटा रहा है। तो कोलिजन से पहले u1 ज़्यादा थी, अब u1 धीरे धीरे कम हो रही है, u2 बढ़ रही है। एक इंस्टेंट ऐसा होगा जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी v। फिर बाद में u2 बढ़ती, ये पहले ये डिक्रीज़ हो रही थी, बाद में ये u2 बढ़ती जाएगी, u1 कम होती जाएगी। यही केस होगा जब ये दोनों। तो सर ने ये बताया था, अब जब टक्कर के बाद जब ये ऐसा कर पाएँ कि u2 बढ़ रही है, फिर u1 कम हो रही है, तो ये इलास्टिक कोलिजन है। मतलब इस केस में देख लेना कि कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी और बाद में बराबर होगी। कोलिजन के इंस्टेंट पे अगर जब ये दोनों की वेलोसिटी सेम हुई, ये कोलिजन किया, तो उस इंस्टेंट पे इन दोनों की वेलोसिटी, वो काइनेटिक एनर्जी का सम और पहले बिफोर कोलिजन वाली और ड्यूरिंग कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं आएगी, कुछ लॉस आया होगा। तो वो लॉस इसीलिए आया क्योंकि जब ये टक्कर करेंगे, एक दूसरे पे नॉर्मल लगाएंगे, तो इनकी शेप भी चेंज होगी। मान लीजिए इसकी शेप चेंज हो गई, इस पे और बाद में अगर ये अपनी शेप दोबारा रीगेन कर लेते हैं, वही इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इलास्टिक कोलिजन में ये कभी नहीं होता कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर हो और काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, बिफोर वाली और आफ्टर वाली बराबर होती है। ये मैंने इस एग्जांपल से सर ने प्रूव भी किया था कि अगर 2 kg का मास, इसकी वेलोसिटी 10 मान लो, 4 के 15 मान लो, एक मास m2 वाले का मान लो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इतनी आएगी, इसकी इनिशियल इतनी आएगी। ये मैंने टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 150 है। जब उनकी वेलोसिटी सेम हो गई, वो 40/6 आई, मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाली, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 133 आ रही। तो 17 एनर्जी की लॉस गया कहाँ? तो वो इनकी शेप को चेंज करने में चला गया। तो बेसिकली यही होता है इलास्टिक कोलिजन, जिसमें अपनी शेप रीगेन कर लें। तो कोलिजन अगर एफ नेट एक्सटर्नल 0 हो तो m1 u1 m2 u2 m1 v m2 v और m1 v1 m2 v2, ये चाहे कैसा भी कोलिजन हो, सबके लिए वैलिड है। कोलिजन 3 तरह का होता है, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होती है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का होल स्क्वायर बराबर हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर। बिफोर कोलिजन बराबर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, और इस केस में E = 1 होता है। और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस ज़रूर होता है, लेकिन P मोमेंटम कंजर्व रहता है, P इनिशियल बराबर P फाइनल। और इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के बीच में होता है। और परफेक्टली इनइलास्टिक में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, मतलब वो दोनों चिपक के चलने लगते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब उन पे जो डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब ये कोलिजन के टाइम पे जब वेलोसिटी सेम हुई, उसके बाद वो अपना डिफॉर्मेशन को हटा ही नहीं पाते, मतलब उनकी जो शेप साइज़ चेंज हुई है कोलिजन के टाइम पे, ये इसे दोबारा अपनी रीगेन कर ही नहीं पाते ओरिजिनल शेप। तो इसमें मतलब लॉस मैक्सिमम हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का, और इस केस में E = 0 होता है। तो E को अब हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, इसी को हम डिफाइन कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो और इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में सर ने बताया, हम भी नेक्स्ट वीडियो में उसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू।